तो क्लास 12 की फिजिक्स विषय के अंतर्गत आज की इस क्लास में जो आपका व्यतिकरण चैप्टर है, व्यतिकरण चैप्टर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आप सभी के समक्ष हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि पहला ही प्रश्न इस चैप्टर का है, परिणामी तीव्रता का व्यंजक। बोर्ड एग्जाम में कई बार ये प्रश्न पूछा भी गया है। आज इस प्रश्न को हम बहुत ही डिटेल से आप सभी को पढ़ाने वाले हैं, ठीक है, जिससे आपको न्यूमेरिकल में कोई दिक्कत ना आए। तो सभी विद्यार्थी भैया क्लास को लाइक कर देंगे और क्लास को अंत तक देखेंगे, जिससे सारी बात अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। तो देखिए, हमें यहाँ पर परिणामी तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करना है। तो व्यतिकरण चैप्टर में सबसे पहले आप लोगों ने व्यतिकरण पढ़ा है। व्यतिकरण क्या होता है कि जब एक ही आवृत्ति की दो सरल आवर्त प्रगामी तरंगें किसी माध्यम में संचरित की जाती हैं या किसी माध्यम में चलती हैं, तो उनके अध्यारोपण के पश्चात क्या होता है, माध्यम के कुछ बिंदुओं पर जो तीव्रता होती है वो अधिकतम होती है तथा माध्यम के कुछ बिंदुओं पर तीव्रता क्या होती है, न्यूनतम होती है। अर्थात जो तरंगों का स्रंग स्रंग से मिलता है या गर्त गर्त से मिलता है तो तीव्रता अधिकतम होती है। लेकिन अगर एक तरंग का स्रंग दूसरी तरंग के गर्त से मिलता है, ठीक है, या एक तरंग का गर्त दूसरी तरंग के स्रंग से मिलता है, तो उस बिंदु पर जो तीव्रता होती है वो न्यूनतम होती है। और इसी घटना को हम क्या कहते हैं भैया, व्यतिकरण कहते हैं। माध्यम के जिन बिंदुओं पर तीव्रता अधिकतम होती है वहाँ पर जो व्यतिकरण होता है उसे हम संपोषी व्यतिकरण कहते हैं, और माध्यम के जिन बिंदुओं पर तीव्रता न्यूनतम होती है वहाँ पर जो व्यतिकरण होता है उसे हम विनाशी व्यतिकरण कहते हैं। तो ये सब आप सभी लोगों ने व्यतिकरण की परिभाषा में पढ़ा है और संपोषी और विनाशी व्यतिकरण को अच्छे तरीके से पढ़ा है। अब हम क्या कर रहे हैं कि दो तरंगें मान रहे हैं, माना एक ही आवृत्ति की दो सरल आवर्त प्रगामी तरंगें हैं, वो किसी माध्यम में संचरित हो रही हैं, चल रही हैं। तो मान लेते हैं कि जो पहली तरंग है उसका आयाम a1 है और जो दूसरी तरंग है उसका आयाम a2 है, और दोनों तरंगों के बीच का जो कलांतर है वो आपका फाई है। तो देखिए, इस सरल आवर्त प्रगामी तरंग का समीकरण होता है y = a sin ओमेगा t। क्या होता है, y = a sin ओमेगा t। कक्षा 11 में आपने पढ़ा है। तो जो हमने तरंग मानी है, ठीक है, माना एक ही आवृत्ति की दो सरल आवर्त प्रगामी तरंगें हैं, ठीक है, वो किसी माध्यम में क्या भाई संचरित हो रही हैं। पहली तरंग का आयाम कितना माना, a1। ये जो आपका सरल आवर्त प्रगामी तरंग का समीकरण होता है y = a sin ओमेगा t। इसमें y होता है विस्थापन, a होता है तरंग का आयाम, ठीक है, ओमेगा आपका होता है कोणीय वेग। अच्छा, आप लोगों ने पढ़ा है ओमेगा बराबर होता है 2πn, n होती है आवृत्ति। अगर एक ही आवृत्ति की तरंगे आपके संचित हो तो ओमेगा आपका बदलेगा ही नहीं, पहली बात, ओमेगा तो नियत रहेगा। तो मैंने दो तरंगे मानी है, ठीक है, पहली तरंग का आयाम a1 माना है, विस्थापन मान लेते तो उसका y1 है, तो उसका जो समीकरण हो जाएगा पहली तरंग का वो आपका हो जाएगा y1 = a1 sin ओमेगा t। क्लियर। और दोनों तरंगों के बीच का कलांतर हमने कितना माना भैया, फाई माना, और दोनों तरंगों के बीच का कलांतर फाई है, तो दूसरी तरंग का समीकरण हो जाएगा वो y2 बराबर हो जाएगा a2 sin ओमेगा t प्लस का फाई, जहाँ फाई क्या है भैया, कलांतर है। ओके, a2 क्या है, दूसरी तरंग का आयाम है, y2 क्या है, दूसरी तरंग का विस्थापन है। अब अध्यारोपण के सिद्धांत से हर एक स्टेप को बहुत अच्छे से समझिएगा भाई। अध्यारोपण के सिद्धांत से, अध्यारोपण का सिद्धांत क्या होता है कि जो तरंगों का परिणामी विस्थापन होता है वो अलग अलग तरंगों के विस्थापनों के सदिश बीजगणित योग के बराबर होता है। तो ये परिणामी विस्थापन वही है, ये पहली तरंग का विस्थापन है, दूसरी तरंग का विस्थापन, तो सभी तरंगों का जो विस्थापन का बीजगणित योग होता है वो परिणामी विस्थापन के बराबर होता है। ये अध्यारोपण का सिद्धांत होता है। तो अध्यारोपण का सिद्धांत यहाँ पर हम लगा देंगे भैया। तो y = y1 की वैल्यू कितनी है, तो आप कहेंगे a1 sin ओमेगा t। अच्छा, y2 की वैल्यू कितनी, तो आप कहेंगे a2 sin ओमेगा t, और प्लस कितना हो जाएगा, फाई हो जाएगा। अब क्या करेंगे, y = a1 sin ओमेगा t, और यहाँ पर देखिएगा a2 आपका है, और ये sin a + b का फार्मूला लग जाएगा। मैं यहाँ पर आपके सामने लिख देता हूँ, sin a + b का जो फार्मूला होता है वो आपका होता है sin a इंटू में cos b प्लस cos a इंटू में sin b। ये sin a + b का फार्मूला होता है। a के स्थान पर ओमेगा t है, b के स्थान पर फाई है, तो ये आपका हो जाएगा sin ओमेगा t इंटू में cos b के स्थान पर फाई प्लस cos a मतलब cos ओमेगा t इंटू में sin b मतलब sin फाई। इस सूत्र का यूज किया मैंने यहाँ पर
तो ये y बराबर कितना हो जाएगा a1 साइन ओमेगा टी। ठीक है, देखिए समझते रहिएगा, स्टेप ही समझना है। ठीक है, बस ये आपका हो जाएगा बहुत आसानी के साथ। डेरिवेशन आसान है, कैलकुलेटिव है, बस थोड़ा सा। a2 का गुणा इस पूरे पद से भी होगा और a2 का गुणा इससे भी होगा, तो ये आपका हो जाएगा a2 साइन ओमेगा टी इंटू में कॉस फाई। अब a2 का गुणा इससे करेंगे तो ये हो जाएगा a2 कॉस ओमेगा टी इंटू में कितना हो जाएगा साइन फाई। इतना करने के बाद यहाँ पर क्या करेंगे भैया, कुछ कॉमन ले लेंगे, जो कॉमन मिलेगा, कॉमन मिल जाएगा साइन ओमेगा टी इसमें और इसमें, तो ये बचेगा a1 प्लस a2 कॉस फाई बच जाएगा आपका। ये आपका हो जाएगा a2 कॉस ओमेगा टी इंटू में कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे साइन फाई हो जाएगा। यहाँ तक कोई समस्या नहीं। अब यहाँ पर हम मान लेंगे, माना ये जो आपका है a1 प्लस a2 कॉस फाई बराबर मान लेंगे r cos थीटा, जहाँ r क्या होता है, दोनों तरंगों का परिणामी आयाम होता है। और जो यहाँ पर आपका है a2 साइन फाई, आप देखिए a2 साइन फाई, इसको मान लेंगे r साइन थीटा के बराबर। इसको मान लेंगे समीकरण 1 और इसको समीकरण 2। अब जो मैंने ये वैल्यू मानी है वो इस समीकरण में रखेंगे, तो देखिए हमें मिलने क्या वाला है, देखिए भाई, तब आपको यहाँ से मिलेगा y इक्वल टू साइन ओमेगा टी आपका हाई है, लिख दिया मैंने साइन ओमेगा टी इंटू में आ जाइए a1 प्लस a2 कॉस फाई के स्थान पर हमने कितना माना, r कॉस थीटा माना, प्लस कॉस ओमेगा टी आपका हाई है और मैंने a2 साइन फाई के स्थान पर माना है r साइन थीटा। अब ये हो जाएगा y इक्वल टू r ले लेंगे दोनों में कॉमन, तो ये हो जाएगा साइन ओमेगा टी इंटू में कॉस थीटा प्लस कॉस ओमेगा टी इंटू में साइन थीटा। पुनः आप ध्यान से देखेंगे तो ये वाला जो फार्मूला है साइन ए प्लस बी का, वो यहाँ पर अप्लाई होगा, ए के स्थान पर ओमेगा टी और बी के स्थान पर थीटा। तो y इक्वल टू ये आपका मिल जाएगा r साइन ए प्लस बी अर्थात ओमेगा टी प्लस बी के स्थान पर थीटा। अब हमने ये देखा कि जो दो तरंगों की मैंने विस्थापन समीकरण लिए, उनका जब मैंने परिणामी विस्थापन निकाला तो जो समीकरण प्राप्त हुआ ये भी एक सरल आवर्त प्रगामी तरंग का समीकरण है। तो हम लिखेंगे अतः अध्यारोपण के पश्चात, अर्थात जब दोनों तरंगें एक दूसरे पर अध्यारोपित होती हैं तो अध्यारोपण के पश्चात, है ना, अध्यारोपण के पश्चात जो प्राप्त समीकरण है, जो हमें समीकरण प्राप्त हुआ है, प्राप्त समीकरण एक सरल आवर्त प्रगामी तरंग है, क्योंकि ये समीकरण एक सरल आवर्त प्रगामी तरंग का समीकरण है। समीकरण एक सरल आवर्त कौन सी तरंग है भाई, प्रगामी तरंग है। चलिए भाई, तो अगर आपसे ये कहा जाएगा कि अगर किसी माध्यम में एक ही आवृत्ति की दो तरंगें संचरित की जाती हैं तो अध्यारोपण के पश्चात जो प्राप्त तरंग होती है वो कैसी होती है, तो आप कहेंगे सरल आवर्त प्रगामी तरंग होती है। अब जहाँ पर मैंने इसको समीकरण 1 और 2 माना था, हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 का वर्ग करके जोड़ देंगे। क्यों जोड़ देंगे अभी आप खुद देख जाएंगे। समीकरण 1 का जब वर्ग करेंगे a1 प्लस a2 कॉस फाई बराबर r cos थीटा, तो देखिए LHS का वर्ग करेंगे r cos थीटा, LHS का वर्ग करके जोड़ेंगे RHS को, r cos थीटा में r sin थीटा का वर्ग करके हम क्या कर देंगे भैया, जोड़ देंगे भाई, बराबर आ जाइए। ये इधर हो जाएगा, उधर तो आने वाला नहीं, पूरा कर देते अच्छे से। इधर हो जाएगा a1 प्लस a2 कॉस कितना है भाई, फाई है, इसका स्क्वायर प्लस a2 साइन फाई इसका स्क्वायर। देखिए LHS का वर्ग करके जोड़ दिया, RHS का वर्ग करके जोड़ दिया। ये आपका हो जाएगा r स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दीजिए, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर फाई प्लस 2a1 a2, ये कितना हो जाएगा कॉस फाई। बात समझ आ रही, थोड़ा सा इसको बढ़ा दे रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर 2 भी मैंने लगाया, प्लस इसका होल स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा a2 स्क्वायर और ये आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर फाई। अब हम करेंगे क्या, इसमें ले लेंगे r स्क्वायर कॉमन, तो ये आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, थोड़ा आगे पीछे लिख देते हैं।
और यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा a1 स्क्वायर और प्लस a2 स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो ये आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर फाइव ब्रैकेट में प्लस कॉस स्क्वायर फाइव ब्रैकेट में, और प्लस का हो जाएगा 2a1 a2 कितना हो जाएगा कॉस फाइव। सभी विद्यार्थी पढ़ें कि जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होती इस समीकरण का मान 1 होता है। उसी तरीके से यहाँ पर साइन स्क्वायर फाइव प्लस कॉस स्क्वायर फाइव का मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। चलिए इसको रब करना पड़ेगा भाई, हमें बिना रब करे तो ये नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि ये भाई बड़ा आपका व्यंजक आएगा। ठीक है, परिणामी तीव्रता का व्यंजक निकालना है, परिणामी आयाम का व्यंजक निकालना है, मैक्सिमम और मिनिमम तीव्रताओं का अनुपात निकालना है, मैक्सिमम और मिनिमम आयामों का अनुपात निकालना है। तो काफ़ी बड़ा डेरिवेशन जाएगा, समझते जाइएगा, आप नोट भी कर लीजिएगा। अब देखिए ये कितना हो जाएगा आर स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी हो गई 1 बराबर कितना हो जाएगा a1 स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा a2 स्क्वायर, क्योंकि इसकी वैल्यू 1 हो गई। अब प्लस कितना हो जाएगा 2a1 a2 और ये कितना हो जाएगा cos फाइव, यहाँ पर कितना हो जाएगा cos फाइव, जहाँ फाइव क्या है दोनों तरंगों के बीच कालांतर, a1 क्या है पहली तरंग का आयाम, a2 क्या है दूसरी तरंग का आयाम, r क्या है परिणामी विस्थापन। अब इनको और इसको समीकरण 1 2 मान ही चुके थे, ये बन जाएगी आपकी समीकरण 3। ठीक है, यहाँ पर जो ये व्यंजक आया है इसको ऐसे भी लिख सकते हो, r को स्क्वायर को उधर भेजोगे तो ये अंडर रूट लग जाएगा a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाइव। बात समझ में आई? तो ये आ गया परिणामी आयाम का व्यंजक, दोनों तरंगों की परिणामी आयाम का व्यंजक। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, आयाम और तीव्रता में संबंध को जानते हैं, फिर हम परिणामी तीव्रता का व्यंजक निकालते हैं। तो आगे देखिए आपको हम बता दें, जो तीव्रता होती है, जो तीव्रता आई होती है वो क्या होती है आयाम के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होते हैं, आयाम के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है। जो तीव्रता होती है वो आयाम के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है। बहुत अच्छे से समझिएगा, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जो तीव्रता आई है वो अनुक्रमानुपाती आयाम के वर्ग के। अच्छा, जब अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो यहाँ पर एक नियतांक आ जाता है के ए स्क्वायर लिखें, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर इधर अंडर रूट लगा दिए आई पर तो इधर भी अंडर रूट लिख जाएगा के ए स्क्वायर पर। तो हम कह सकते हैं अंडर रूट आई बराबर अंडर रूट के हो जाएगा, ए स्क्वायर अंडर रूट से बाहर निकलेगा ए हो जाएगा। तो चाहे ये चीज़ बोलिए और चाहे ये चीज़ बोलिए, बात एक ही है। ओके, अच्छा इस हिसाब से जब वैल्यू यहाँ हम पुट करेंगे तब देखिएगा भाई आर क्या है परिणामी आयाम है। इस समीकरण को हम पूरा पहले समीकरण 3 को के से गुणा कर देंगे जिससे इस रूप का बने, तभी तो तीव्रता आएगी। तब समीकरण 3 गुणे के से समीकरण 3 को गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा के आर स्क्वायर बराबर के a1 स्क्वायर के a2 स्क्वायर और ये हो जाएगा 2 के है ना, के को लिख सकते हैं अंडर रूट के है ना, इनटू में अंडर रूट के, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं बताओ? क्योंकि हमने के का गुणा यहाँ भी किया यहाँ भी किया और इस पूरे पद से किया। इस पूरे पद में के को अंडर रूट के इंटू अंडर रूट के कर दिया। a1 a2 है तो a1 को इसके पास लिख लिया, a2 को इसके पास लिख लिया और ये हो गया cos फाइव। अब आप बहुत ध्यान से समझिएगा, के इंटू आर स्क्वायर, के इंटू आयाम का स्क्वायर जो है आई के बराबर है, तो ये हो जाएगा तीव्रता। क्योंकि ये परिणामी आयाम है तो परिणामी तीव्रता हो जाएगी। ये पहली तरंग का आयाम है तो ये पहली तरंग की तीव्रता बन जाएगा और ये दूसरी तरंग की तीव्रता बन जाएगा इस सूत्र से। अभी बताया रूट के इंटू आयाम जो होता है अंडर रूट आई के बराबर होता है, तो यहाँ हो जाएगा 2 अंडर रूट आई1 और ये हो जाएगा अंडर रूट आई2 और इंटू में कितना हो जाएगा cos फाइव। अब यहाँ पर आपने देखा कि जो ये तीव्रता आई है यही परिणामी तीव्रता का व्यंजक है। क्या है भाई? आप लिखेंगे यही परिणामी तीव्रता का व्यंजक है, यही परिणामी तीव्रता का व्यंजक है। इस तरीके से दो तरंगों की परिणामी तीव्रता का व्यंजक आपको प्राप्त करना है। अब इसमें भैया दो स्थितियां भी होंगी, एक संपोषी और एक विनाशी व्यतिकरण। संपोषी व्यतिकरण में क्या होता है? अधिकतम तीव्रता के लिए संपोषी व्यतिकरण और विनाशी व्यतिकरण में क्या होता है? न्यूनतम तीव्रता के लिए विनाशी व्यतिकरण। इन दोनों के लिए हम पथांतर का मान निकालेंगे, कालांतर का मान निकालेंगे, मैक्सिमम तीव्रता और मिनिमम तीव्रता का रेशियो भी निकालेंगे, आयाम के पदों में भी
और तीव्रता के पदों में भी। तो अब देखिए अगर व्यंजक पूछा जाएगा तो आपको यहीं पर करना है, यहीं तक। अब अगली आगे हम हेडिंग डालेंगे भैया स्थितियाँ। स्थितियों में पहला व्यतिकरण कौन सा हो सकता है भाई? संपोषी। जब संपोषी व्यतिकरण होता है तो बात होती है अधिकतम तीव्रता की, क्योंकि मैंने कहा था माध्यम के जिन बिंदुओं पर तीव्रता अधिकतम होती है वहाँ पर जो व्यतिकरण होता है वो संपोषी होता है। तो लिखेंगे अधिकतम तीव्रता के लिए। किसके लिए भैया? अधिकतम तीव्रता के लिए। देखिए अगर यहाँ पर हम देखें, चाहे आयाम हो चाहे तीव्रता, तो अधिकतम तीव्रता के लिए जो cos फाई की वैल्यू होती है वो मैक्सिमम होती है। मतलब cos फाई की मैक्सिमम वैल्यू एक ही तो होती है और मिनिमम वैल्यू -1 होती है कि नहीं होती है? तो अधिकतम तीव्रता के लिए देखो यहाँ पर आयाम का मान फाई पर ही निर्भर कर रहा है, तीव्रता का मान फाई पर ही निर्भर कर रहा है। अगर cos फाई की मैक्सिमम वैल्यू लेंगे तो आयाम भी मैक्सिमम आएगा, तीव्रता भी मैक्सिमम आएगी। तो अधिकतम तीव्रता के लिए cos फाई की वैल्यू जो है वो हम 1 लेते हैं। कितनी लेते हैं? 1। गणित में त्रिकोणमितीय समीकरण का व्यापक हल या कोण का व्यापक हल हमने निकाला होगा। cos फाई बराबर 1 होता है तो सूत्र होता है फाई बराबर कितना भाई? 2m पाई होता है। कितना होता है? 2m पाई होता है। अच्छा, फाई बराबर 2m पाई, जहाँ इसमें m जो हमने लिखा है, हो सकता है गणित में n यहाँ पर लिखा मिले, जो m की वैल्यू होती है वो 0 1 2 3 4 डॉट 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 इस तरीके से होती है। जब m का वैल्यू हम यहाँ पर 0 रखेंगे तो यहाँ से जो कलांतर फाई मिलेगा, पहले तो 0 मिलेगा, cos 0 की वैल्यू 1 होती है। जब 1 रखेंगे तो 2 पाई मिलेगा और cos 2 पाई की वैल्यू भी 1 होती है। फिर 2 रखेंगे तो 4 पाई मिलेगा, 6 पाई मिलेगा, अर्थात कलांतर आपको इस तरीके से मिल जाएगा। संपोषी व्यतिकरण के लिए पथांतर क्या होता है? ठीक, नाउ देखिए पथांतर का सूत्र होता है अर्थात तरंगों के बीच पथों का जो अंतर होता है, पथांतर बराबर होता है λ/2 पाई गुणे में क्या होता है भैया? कलांतर। और संपोषी व्यतिकरण के लिए कलांतर अभी मैंने आप सभी के समक्ष लिखा। क्या लिखा? 2m पाई। कलांतर फाई का मान कितना होता है? 2m पाई। तो देखिए पथांतर आ जाएगा λ/2 पाई गुणे में कलांतर को ध्यान से देखिए, कलांतर कितना है? 2m पाई। हमने लिख दिया 2m पाई, पाई और 2 से 2 कैंसिल, इस तरीके से कितना आ जाएगा? m लैम्डा। हम ये कह सकते हैं कि संपोषी व्यतिकरण के लिए जो पथांतर का व्यंजक होता है वो m लैम्डा होता है। कोई दुविधा, कोई समस्या? कोई दुविधा समस्या नहीं है। अब ध्यान दीजिएगा, अब जब m की वैल्यू हम यहाँ पर ये लिखेंगे, अतः संपोषी व्यतिकरण के लिए जो पथांतर होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए आप खुद देख लीजिए। पथांतर के व्यंजक m लैम्डा आया, m की वैल्यू कितनी रखनी? 0। जब आप 0 रखोगे तो ये 0 आ जाएगा, m की वैल्यू 1 रखोगे तो लैम्डा आ जाएगा, m की वैल्यू 2 रखोगे तो 2 लैम्डा आ जाएगा, m की वैल्यू 3 रखोगे तो 3 लैम्डा आ जाएगा। अर्थात संपोषी व्यतिकरण के लिए जो पथांतर होगा वो के रूप का होगा, अर्थात 0 लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा के रूप का होता है। ये संपोषी व्यतिकरण के लिए पथांतर का रूप मैंने आपको बता दिया। अच्छा, क्या इसी से काम चलेगा? नहीं, हमने अभी संपोषी व्यतिकरण के लिए ये बताया कलांतर कैसा होता है, पथांतर का सूत्र क्या होता है, पथांतर का रूप कैसे होगा तरंगों में। ठीक, अब आगे हम तीव्रता निकालेंगे, मैक्सिमम आयाम निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे, देखिए इसको हमने समीकरण 3 माना है और तीव्रता को मान लेंगे समीकरण 4। लिखेंगे समीकरण 3 से। अच्छा, समीकरण 3 में है क्या? तो आप कहेंगे समीकरण 3 में है r² बराबर a1² प्लस a2² 2a1 a2 cos फाई। अच्छा, संपोषी व्यतिकरण में हम cos फाई की वैल्यू क्या ले रहे हैं भाई? मैक्सिमम ले रहे हैं। अगर cos फाई की मैक्सिमम वैल्यू ले रहे हैं तो जो r की वैल्यू आएगी वो भी तो मैक्स आएगी, अर्थात मैक्सिमम आएगी। तो cos फाई बराबर 1 के लिए cos फाई बराबर 1 रखेंगे, cos फाई की मैक्सिमम वैल्यू, तो जो r की वैल्यू आएगी वो भी मैक्स आएगी। तो r मैक्स बराबर स्क्वायर उधर भेज देंगे, अंडर रूट लग जाएगा, a1² प्लस a2² 2a1 a2
कॉस फाई की वैल्यू कितनी ले रहे हैं, 1 ले रहे हैं। तो आर मैक्स बराबर, अर्थात परिणामी आयाम जो आएगा वो इस स्थिति में मैक्सिमम आएगा। एक ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab किसके बराबर होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, अर्थात a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर। स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो आर मैक्स बराबर आ जाएगा a1 प्लस a2। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि संपोषी व्यतिकरण में जो मैक्सिमम आयाम होता है वो अलग अलग तरंगों के आयाम के योग के बराबर होता है। अच्छा, संपोषी व्यतिकरण में अब हम तीव्रता की बात करेंगे, तो यहाँ पर अब आगे उसी क्रम में लिखेंगे समीकरण किससे, तीव्रता वाली समीकरण कौन सी थी, 4, समीकरण 4 से। समीकरण 4 कितनी है, तो आप कहेंगे आई बराबर है I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 अंडर रूट I2 इंटू में भैया कॉस फाई। जितने सूत्र हम डिब्बे में कर रहे हैं ये सब तुम्हारे काम आने वाले हैं। अब देखिए, चूंकि हम यहाँ पर कॉस फाई की कितनी वैल्यू ले रहे हैं, मैक्सिमम वैल्यू 1 ले रहे हैं, तो इस स्थिति में जो तीव्रता आएगी वो क्या आएगी भैया, मैक्सिमम आएगी। ये हो जाएगा I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 अंडर रूट I2 और कॉस फाई की वैल्यू 1 ले लेंगे। अब इसको लिख क्या सकते हैं, आप देखिएगा, इसको आगे कर कर देते हैं। इसको लिख सकते हैं आई मैक्स अर्थात महत्तम तीव्रता, I1 को लिख सकते हैं अंडर रूट I1 का स्क्वायर, I2 को लिख सकते हैं अंडर रूट I2 का स्क्वायर प्लस 2 रूट I1 रूट I2 है ना, इंटू में 1 आई है। आई मैक्स बराबर कितना हो जाएगा, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये हो जाएगा ए की वैल्यू है अंडर रूट I1 प्लस बी की वैल्यू है अंडर रूट I2। ओके, ए प्लस बी का ये क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। कोई समस्या, ए के स्थान पर आपका कितना है अंडर रूट I1। कुछ गड़बड़ हुआ क्या भाई, यहाँ पर गड़बड़ हुआ है, अंडर रूट I1 का स्क्वायर करना था, मैं देखो उसके अंदर स्क्वायर लगा दिया हूँ, ये गड़बड़ हो गया। अब सही है। अब ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, अर्थात आई मैक्सिमम का क्या हो जाएगी वैल्यू, अंडर रूट I1 प्लस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर, अर्थात जो महत्तम तीव्रता का व्यंजक होगा तीव्रता के पदों में वो आपका ये होगा। अच्छा, समीकरण हमने कितनी मान ली थी भैया, बताइए 4। इसको समीकरण क्या मानेंगे भाई, समीकरण इसको मान लेंगे 5, इसको मान लेंगे समीकरण 6। बताइए यहाँ तक मामला पहले आपको समझ में आया कि नहीं आया। अब संपोषी हो गया है, अब हम लेंगे दूसरी स्थिति विनाशी व्यतिकरण। ठीक, अब संपोषी के लिए मैंने मैक्सिमम आयाम की वैल्यू भी निकाल ली है और मैक्सिमम तीव्रता की वैल्यू भी निकाल ली। अब आ जाएंगे विनाशी व्यतिकरण पर, तो हेडिंग को चेंज करना, अगली हेडिंग लगाना विनाशी व्यतिकरण। अच्छा, विनाशी व्यतिकरण में क्या होता है कि जो तीव्रता होती है वो न्यूनतम होती है। अच्छा, न्यूनतम तीव्रता के लिए कॉस फाई की न्यूनतम वैल्यू लेते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे न्यूनतम तीव्रता के लिए कॉस फाई की न्यूनतम वैल्यू होती है -1। कॉस फाई बराबर अगर -1 होता है तो थीटा का व्यापक हल होता है 2m-1 इंटू में पाई, जहाँ पर m की वैल्यू 0 से नहीं होती बल्कि 1 से होती है, क्योंकि 0 लोगे तो यहाँ पर माइनस पाई आएगा और कॉस माइनस पाई की वैल्यू -1 नहीं होती है, कॉस पाई की वैल्यू -1 होती है, इसलिए m की वैल्यू 1 लेंगे। जब 1 लेंगे 2 1 कम 1, 2 से 1 जाएगा 1 यानी पाई आ जाएगा, कॉस पाई की वैल्यू -1, 1 2 3 इसी तरीके से हर एक वैल्यू के लिए कॉस पाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, -1 आ जाएगी। अच्छा देखिए, जब हम m बराबर 1 लेंगे, m बराबर 1 लेंगे तो फाई बराबर कितना आएगा पाई, m बराबर 2 लेंगे, 2 दूनी 4, 4 से 1 गया कितना आ जाएगा 3 पाई, m बराबर 3 लेंगे, 3 दूनी 6 से 6 से 1 जाएगा कितना आ जाएगा 5 पाई, फिर 7 पाई। इसी तरीके से आपका कलांतर का ये रूप होगा, विनाशी व्यतिकरण के कलांतर का ये रूप होगा। अच्छा, विनाशी व्यतिकरण के लिए पथांतर क्या होगा, तो पथांतर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। देखिए कितना हो जाएगा λ/2 पाई, और कलांतर कितना है विनाशी में 2m-1 इंटू में पाई, पाई से पाई कैंसिल, तो ये आपका आ जाएगा। देखिए यहाँ पर आपका थोड़ा सा जो पथांतर आ जाएगा विनाशी व्यतिकरण के लिए उसका व्यंजक अलग हो गया। हम लिख सकते हैं पाई से पाई कैंसिल, यहाँ पर लिख देते हैं पथांतर कितना आएगा, लिख देते हैं पथांतर बराबर λ/2 और बचा 2m-1। तो जो थोड़ा दिखाई पड़ा है ना, ठीक, ओके। जो विनाशी व्यतिकरण के लिए पथांतर का व्यंजक होता है वो λ/2 2m-1 होता है। अच्छा, इसमें m की वैल्यू कितनी रखना, 1। जब m की वैल्यू 1 रखेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, अब यहाँ पर देखिए m की वैल्यू 1 रखेंगे तो ये
बटे में 2 आ जाएगा, 2 एक कम 2, 2 से 1 जाएगा, 1 बचेगा। अच्छा m की वैल्यू 2 रखेंगे तो 2 दूनी 4 से 1 जाएगा, 3 λ/2 आ जाएगा। अच्छा m के स्थान पर 3 रखेंगे तो 3 दूनी 6, 6 से 1 जाएगा, कितना बचेगा भाई 5, 5 λ/2, फिर 7 λ/2, अर्थात जो पथांतर का रूप होगा वो λ/2, 3 λ/2, 5 λ/2, 7 λ/2 इस तरीके से विनाशी व्यतिकरण में हो जाएगा। पथांतर कितना होगा याद रखिएगा, λ/2 2m-1। कलांतर का रूप क्या होगा, ये होगा। ये आपको विनाशी व्यतिकरण में पहले समझना है। अच्छा इतना समझ लिए तो वही पुराना काम समीकरण 3 से इसमें भी, जब आप इसमें समीकरण 3 लोगे ना तो आप यहाँ पर cos फाई की मिनिमम वैल्यू रखोगे, और जब मिनिमम वैल्यू रखोगे तो यहाँ पर जो आयाम आएगा वो मिनिमम आएगा। चलिए भाई अब देखिए आर मैक्स की वैल्यू आ गई a1 + a2, ये आपका परिणामीय तीव्रता आ गई। इसको थोड़ा सा अलग हम समीकरण बना के लिख लेते हैं, अभी इसकी आवश्यकता पड़ेगी ना, देखिएगा ध्यान से। आर मैक्स की जो वैल्यू आई है अर्थात आयाम जो मैक्सिमम आया है वो a1 + a2 आया है, और ये समीकरण हो गई हमारी 5, और जो मैक्सिमम तीव्रता आई इसको भी हम इधर लिख देते हैं, उधर अभी रब करना पड़ेगा ना, तो ये आ जाएगा √I1 + √I2 का होल स्क्वायर। इसको हमने समीकरण 6 माना है। ये हमारा किस में आया मैंने लिख लिया अभी कि किसको रब के दे रहे हैं। ये मेरा आया है संपोषी में, और बिनासी में हम निकालने जा रहे हैं। तो बिनासी के लिए cos फाई की वैल्यू कितनी लेंगे, -1। जब -1 लेंगे यहाँ पर -1 रखेंगे तो ये हो जाएगा a1 - a2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर जो ये आपका आयाम आएगा वो मैक्सिमम हम ना करके क्या आएगा भाई, मिनिमम आएगा, क्योंकि हम cos फाई की न्यूनतम वैल्यू रख रहे हैं। तो यहाँ पर जो r की वैल्यू आएगी वो मिनिमम आएगी। और इस समीकरण को देखिए 5 और 6 बना चुके हैं, इस समीकरण को बनाएंगे 7, ठीक। अर्थात विनाशी व्यतिकरण के लिए जो आयाम होगा वो a1 - a2 होगा, तरंगों की आयामों के अंतर के बराबर होगा। अब लिखेंगे समीकरण 4 से तीव्रता वाला लगाएंगे और cos फाई की वैल्यू -1 रखेंगे। जब -1 रखेंगे तो यहाँ पर भी -1 रखेंगे। अब तीव्रता आएगी मिनिमम, क्योंकि cos फाई की हम मिनिमम वैल्यू रख रहे हैं, तो यहाँ पर भी हो जाएगा मिनिमम, और यहाँ पर भी कितना हो जाएगा मिनिमम। यहाँ √I1 + √I2 का होल स्क्वायर बना था, और यहाँ पर √I1 - √I2 का होल स्क्वायर बन जाएगा। इस समीकरण को हम अब कितना मान लेंगे भैया, 7 बन चुकी है, इसको मान लेंगे 8। अब ये जो 4 समीकरण बची है देखो 5, 6, 7, 8, इसमें हम मैक्सिमम और मिनिमम आयाम का अनुपात निकालेंगे, मैक्सिमम और मिनिमम तीव्रता का अनुपात निकालेंगे। यही तो हमें ज्ञात करना है भाई। तो चलिए भाई संपोषी और विनाशी के लिए हमने तीव्रता और आयाम अलग अलग बता दिया है। अब चलिए हम निकालते हैं, जो हमसे न्यूमेरिकल में प्रश्न पूछता है उसको निकालते हैं। यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए इसको लिख दिया है काम के लिए। यहाँ पर हम लिखेंगे ऐसे, इसको लाइन ड्रा कर लेते हैं, लिखेंगे समीकरण, कौन से समीकरण ले लेंगे 5 और समीकरण लेंगे 7। समीकरण 5 भागे समीकरण 7 से। समीकरण 5 में है देखिए भाई आर मैक्स मतलब महत्तम आयाम, और समीकरण 7 में है मिनिमम आयाम। महत्तम आयाम की वैल्यू कितनी आई है a1 - a2, और मिनिमम आयाम की वैल्यू कितनी आई, सॉरी a1 + a2 आई है, और मिनिमम आयाम की वैल्यू कितनी आई a1 - a2। तो महत्तम और न्यूनतम आयाम का जो रेशियो है आयाम के पदों में वो आपका ये होगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है। अच्छा आप लोगों ने पढ़ा, क्या पढ़ा कि जो आई होती है वो k इंटू में a² के बराबर होती है। अभी देखिए यहाँ पर महत्तम और न्यूनतम आयामों का अनुपात हम तीव्रता के पदों में भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ से जब हम इसको देखो, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं √I बराबर √k इंटू में लिख सकते हैं ना। तो इसलिए यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा आर मैक्स बटे में आर मिन बराबर a1 के स्थान पर हम कितना लिख सकते हैं, तो आप कह सकते हैं a1 के स्थान पर हम लिख सकते हैं √ देखो यहाँ से a का मान निकालेंगे तो √I बटे √k आ जाएगा। तो a1 के स्थान पर हो जाएगा √I1 बटे में √k, और a2 के स्थान पर आ जाएगा √I2 बटे में √k। इसी तरीके से नीचे a1 के स्थान पर हो जाएगा √I1 बटे में √k, और माइनस a2 के स्थान पर हो जाएगा √I2 बटे में √k। अब बहुत ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ पर मैक्सिमम और मिनिमम आयाम का रेशियो आ जाएगा, ठीक, और ये आएगा तीव्रता के पदों में, ये आया था आयामों के पदों में। अब क्वेश्चन किस तरीके से पूछे भाई वो आप पर निर्भर करता है। देखिए √k
1/√, के ऊपर से कॉमन ले लेंगे तो बचेगा √I1 प्लस √I2। नीचे भी हम क्या करेंगे, 1/√k कॉमन ले लेंगे तो बचेगा √I1 माइनस √I2। 1/√k से 1/√k कैंसिल। तो हम ये कह सकते हैं कि जो महत्तम और न्यूनतम आयामों का रेशियो तीव्रता के पदों में आएगा वो √I1 प्लस √I2 बटे में √I1 माइनस √I2 आ जाएगा। ये देखिए महत्तम और न्यूनतम आयामों का रेशियो तीव्रता के पदों में आया है। किसके पदों में आया, ये तीव्रता के पदों में आया है। और यहाँ पर अगर देखिए तो यहाँ पर महत्तम और न्यूनतम आयामों का अनुपात आयामों के पदों में आया। ये दोनों सूत्र तुम्हारे काम आएंगे क्वेश्चन न्यूमेरिकल में, ठीक है। अब क्या करेंगे भाई, चलो समीकरण 7 का यूज तो हो गया। अब हम महत्तम और न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात निकालेंगे। महत्तम तीव्रता है समीकरण 6, तो हम समीकरण 6 को भाग कर देंगे समीकरण 8 से, ठीक। तो समीकरण 6 में जो तीव्रता आई है वो मैक्सिमम आई। कितनी आई है, √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर। और समीकरण 8 में जो तीव्रता आई है वो मिनिमम आई है। वो कितनी आई है, √I1 माइनस √I2 इसका होल स्क्वायर। आप देख पा रहे हो, ये मिनिमम थी, वो महत्तम थी। इन्हीं दोनों समीकरणों को हमने भाग कर दिया तो हमें मैक्सिमम और मिनिमम तीव्रता का रेशियो मिल गया है, ठीक है। तो देखिए ये कितना हो जाएगा, I मैक्स बटे में I मिन, अर्थात ये सूत्र तो हो गया भैया, इसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये तीव्रता के पदों में ही आया। जैसे दे दिए जाए आपको आयाम और पूछा जाए महत्तम और न्यूनतम तीव्रता तो उसको आयाम के पदों में बदलिए। देखिए अभी मैंने बताया कि √I बराबर √k इंटू ए होता है। तो ये आपका देखिए पहले तो होल स्क्वायर बना लीजिए, इस पर भी स्क्वायर इस पर भी स्क्वायर। √I1 के स्थान पर लिख सकते हो √k इंटू में ए, तो यहाँ हो जाएगा A1 और ये हो जाएगा √k इंटू में A2। नीचे इसी तरीके से हो जाएगा √k इंटू में A1 माइनस √k इंटू में A2। स्क्वायर दोनों पर लगा था तो होल लगा लिया। I मैक्स बटे में I मिन, अर्थात महत्तम और न्यूनतम तीव्रता का रेशियो। ऊपर से √k कॉमन ले लेंगे, A1 प्लस A2, नीचे से √k कॉमन ले लेंगे, A1 माइनस A2 और यहाँ पर लगा देंगे भाई होल स्क्वायर, ठीक। √k से √k कैंसिल, तो ये आ जाएगा I मैक्स बटे में I मिन बराबर A1 प्लस A2 बटे में A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर। ये व्यंजक जो आया है ये मैक्सिमम और मिनिमम तीव्रता का रेशियो जो आया है ये आयाम के पदों में आया है, ये तीव्रता के पदों में है। जब दोनों की तीव्रताएं दोनों तरंगों की अलग अलग दी जाए और महत्तम और न्यूनतम तीव्रता का रेशियो पूछा जाए तो ऐसे लगाना। और जब आपको दोनों तरंगों के आयाम दे दिए जाएं और महत्तम और न्यूनतम तीव्रता का रेशियो पूछा जाए तो इस सूत्र से लगाइएगा। और अगर महत्तम और न्यूनतम आयामों का अनुपात पूछा जाए जबकि अलग अलग आयाम दे दिए जाए दोनों तरंगों के तो ये लगाइएगा। अगर महत्तम और मिनिमम तीव्रता आयामों का अनुपात पूछ लिया जाए और दोनों तरंगों की आयाम ना दे करके तीव्रता दे दी जाए तो ये सूत्र लगा दीजिएगा। इस तरीके से आज की क्लास में मैंने आप सभी लोगों को जितने भी सूत्र इससे बन सकते थे वो मैंने निकाल के बता दिए अच्छी तरीके से। और नेक्स्ट क्लास में आगे के महत्वपूर्ण प्रश्न के साथ मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।